कि हिंदी बोलने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भौड़ी कोशिश कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में कोई समस्या ही नहीं है। और आप ये इलाज ना करा पाए अपनी माँ का या पिताजी का, तो ये शर्म की बात होगी ना। हमारे देश का क्या होगा, इसकी उन्नति कौन करेगा। अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अंग्रेजी से मेरा कोई विरोध नहीं है। कि अच्छा, विश्वनाथ मंदिर जब बना होगा तो ये इंजीनियर कौन थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ राजीव कुमार रावत जी हैं, जो कि हिंदी विभाग के अधिकारी हैं शिक्षा मंत्रालय से। और सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदी का कितना पतन हो रहा है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हर साल हम मनाते हैं। हालांकि हरिशंकर परसाई का ये कहा करते थे, दिवस सिर्फ कमज़ोरों का मनाया जाता है। हम हिंदी पे बात करेंगे। इससे वर्तमान स्थिति हिंदी की क्या है। हिंदी की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है और अच्छी हो रही है, क्योंकि स्वीकार्यता बढ़ी है हर जगह, शासन में, प्रशासन में, देश में, विदेश में। हिंदी की दृश्यता और स्वीकार्यता बढ़ी है। तो मेरा मानना है कि सधे कदमों से ही सही हिंदी अपने गंतव्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रही है। और जहाँ जहाँ पहले हिंदी नहीं थी, उन जगहों पर अभी हिंदी पहुँच रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी एक बयान दिया था कि कुछ दिनों के बाद अंग्रेजी बोलने में लोग शर्म महसूस करेंगे। इसे किस तरह देखता। आदरणीय अमित शाह जी हिंदी के बहुत बड़े पैरोकार हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले, ख़ास तौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने हर मंच से राष्ट्र में या विदेश में हिंदी का अधिकांश प्रयोग करते हैं, यह भी बहुत बड़ा कारण है हिंदी की पूरे देश विदेश में स्वीकार्यता के बढ़ने का। क्योंकि जब वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पंत प्रधान हिंदी में बात करते हैं, तो यह संदेश बड़ी दूर तक जाता है। और इस बात की जो गरिमा है, इससे स्थापित हुई है कि जब प्रधानमंत्री को हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, न देश में न विदेश में, तो अन्य लोग क्यों ना उनका अनुसरण करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अधिकांश लोगों में ये भी एक बात जाती है कि हिंदी बोलने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बाकी लोगों को फिर क्या आवश्यकता है कि वो दूसरी भाषाओं के चेरी बने रहें, उनकी चेरी बने रहना आवश्यकता नहीं। आपने अभिभावक और बच्चों के बीच में एक बात किया था अभी अपने शो में कि एक नाइफ ला, एक चेयर ला और एक एप्पल ला, तो सारी भाषाओं को तो खा गए, खाना एप्पल था, यानी सेब को खाना था। बिल्कुल, मैं इस बात का बड़ा विरोधी हूँ। और अपने घर में, परिवारों में, समाज में, अपने कार्यालय में या अपनी व्याख्यानों में भी इस बात को ज़रूर रखता हूँ। क्योंकि मैं अपनी कार्यशालाएं या व्याख्यान मात्र एक औपचारिक रूप से सिर्फ राजभाषा नियमों में और 1963 1976 उसमें न रख के, मैं भाषा के प्रश्न को और राजभाषा के प्रश्न को प्रशासन के साथ साथ इसको राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय अस्मिता और देश की अपनी भाषा से भी जोड़ता हूँ। हिंदी का अर्थ मेरे लिए ये नहीं है कि सिर्फ देवनागरी हिंदी। मैं कहता हूँ, अगर आप तमिल हैं तो तमिलियन बोलिए, आप बंगाली हैं तो बंगला बोलिए, उड़िया हैं तो उड़िया बोलिए, पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलिए। घालमेल मत करिए। अंग्रेजी बोलनी है तो अंग्रेजी बोलिए। ज़बरदस्ती अपनी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों को लाके बिना मतलब में अपने आप को आधुनिक दिखाने की जो कोशिश है, जो भौड़ी कोशिश है, वो मत करिए। भौड़ी कोशिश कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये निश्चित ही भौड़ी ही कोशिश है। कॉन्वेंट स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में लोग भेजते हैं। मैं गाँव की स्टोरी बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो हमारा एक खास प्रोग्राम है गाँव जंक्शन। हम वहाँ जाते हैं, गाँव के लोगों से बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारा लड़कवा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यही समस्या की मूल जड़ है। बड़ा गौरवान्वित होके कहते हैं। जो आपने जड़ पकड़ी है वो बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है। पूरे देश के भाषाई परिदृश्य को देखा जाए तो ये समस्या की जड़ है कि मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ।
अंग्रेजी भगवान की कृपा से मुझे भी थोड़ी सी आती है। मेरा कहना ये है कि जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ अंग्रेजी हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम अच्छी तरह से बनेगी या हमें सामने वाले को अंग्रेजी में ही समझाना पड़ेगा, वहाँ जिद नहीं करनी है। वहाँ आप अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी में अपनी बात रखिए। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ हमारी हिंदी या हमारी मातृभाषाएं सक्षम हैं और अंग्रेजी से बेहतर सक्षम हैं, वहाँ हम ज़बरदस्ती अंग्रेजी को क्यों बोलकर देश की भाषाई संस्कृति की अवमानना करते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय ये उठ रहा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में क्या समस्या आ रही है? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में कोई समस्या ही नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा तो हमारी सारी 22 भाषाएं हैं। जो भी भाषा इस राष्ट्र में बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा है जी। हमारी सारी की सारी 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में हैं या वो नहीं भी हैं, अगर वो मेरे देश का कोई भी आदमी बोल रहा है, चाहे वो सूची में अनुसूची में है या नहीं है, तो वो इस देश की भाषा है, वो इस मिट्टी की भाषा है, वो राष्ट्रभाषा है। आपने एक लाइन कही थी कि मैं मद्रास में होता तो 100 से 150 लोग होते हैं, और मैं बनारस में मौजूद हूँ जहाँ साहित्यकारों की भूमि है, जहाँ जयशंकर प्रसाद से लेकर के हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रेमचंद थे, बहुत लोग यहाँ से रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 75 लोग मैं देख पा रहा हूँ। ये एक कटाक्ष था या फिर इशारा किस तरफ था? नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात थी। हमारे राजभाषा प्रकोष्ठ की एक बहुत मेहनत है जो कि इतनी गंभीरता के साथ कार्यशाला की जा रही है। वो कटाक्ष नहीं था, वो एक मन की प्रसन्नता थी और इन लोगों को बधाई देने की बात थी, अमित जी को, पाठक जी को, हमारे निदेशक महोदय को, हमारे कुल सचिव महोदय को, कि इन लोगों ने हिंदी की कार्यशाला में 75 लोगों का आना काशी जैसी जगह पर इसलिए सुखद है क्योंकि ये हिंदी का क्षेत्र है और यहाँ लोग मानते हैं कि हमको तो हिंदी आती है, हमें क्या सीखना है। लेकिन यहाँ पर सीखने की जो ललक देखने को मिली वो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय था। एक अंतिम सवाल पूछूंगा, बड़ा ही बढ़िया आपने लाइन बोला था, मेरी हिंदी बहुत वीक है। कुछ लोग कहते हैं। जी। और मैं ऐसे अपने सभी साथियों से ये कहूँगा कि ये मुझे इसमें ये बड़े गर्व के साथ बोलते हैं लोग। एक्चुअली यही मेरा भी यही है। एक्चुअली मेरी हिंदी वीक है और गर्व के साथ बोलते हैं। मैं उनका गर्व, सामने वाला भी वैसा ही फील करता है या कूल, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मानना है कि ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है कि आपकी हिंदी वीक है। ये तो ऐसे कहना है जैसे कि पूरी देश दुनिया भरी पड़ी है अच्छे अच्छे अस्पतालों से और गली गली बहुत अच्छे वैद्य चिकित्सक मौजूद हैं, और मैं ये कहूँ कि असल में मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और आपके पास धन भी पर्याप्त है। आप चमचमाती गाड़ी से उतरे हैं, लेकिन आप ये कहें कि एक्चुअली माई मदर इज सिक और आप ये इलाज ना करा पाएँ अपनी माँ का या पिताजी का, तो ये शर्म की बात होगी ना। तो आज के समय में जब देश इतना आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं, मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ, हम ये देख रहे हैं कि लोग ये कहते हैं साहब कि अगर अंग्रेज़ी नहीं होती या होगी तो हमारी विज्ञान की, अभियांत्रिकी की, चिकित्सा की पढ़ाई का क्या होगा, हम बिना अंग्रेज़ी के कैसे पढ़ेंगे, हम विश्व शक्ति कैसे बनेंगे। तो मेरा एक बहुत मामूली सा सवाल ये उनसे होता है कि भाई ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, बस एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि चीन, जर्मनी, जापान, रूस, चीन, इजराइल, फ्रांस, ये जो देश हैं और भी बहुत सारे देश हैं, तुर्की, कोरिया, ये विश्व शक्ति बने तो ये क्या अंग्रेजी के बलबूते पर बने थे? नहीं, उनकी अपनी भाषा थी। तब ये जान लीजिए कि भारत जो हमारा सपना है, विकसित भारत जो सपना है, ये भारतीय भाषाओं के बलबूते पर ही बन पाएगा। दर्शकों के लिए एक आखिरी सवाल लूँगा। एक बात बहुत अच्छी आपने कही थी कि बेटा जो है, नहीं, बेटी फ्रांस में है और दामाद जर्मनी में है, बेटा अमेरिका में है, बहुत 200 किलोमीटर दूर है उसी देश में, और पिता और माता अनाथालय में। ये एक पीड़ा है मेरी और मैं इस पीड़ा को अक्सर अपने व्याख्यान में रखता भी हूँ। मैं ये किसी के विदेश जाने का या अच्छी पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ,
सबको प्रगति करने का सबको अधिकार है और करनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश से पढ़े हुए नौजवान इस देश की मिट्टी में खड़े हुए संस्थानों के भीतर 4 साल रह के सारी की सारी अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी क्षमताओं का सर्वस्व देते हैं दूसरे देशों की उन्नति के लिए। हमारे देश का क्या होगा? इसकी उन्नति कौन करेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमि पर बैठा हूँ, यहीं से याद करिए उनका वो निबंध, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निज भाषा उन्नति है। वो आज नहीं आना, कितने वर्ष पहले उन्होंने कहा था। तो ये जो कार्यशालाएं हैं, इनके माध्यम से मेरी कोशिश यह भी होती है कि न कि राजभाषा हिंदी का काम बढ़े, समाज और जो मेरे साथी सुन रहे हैं वो इसके सांस्कृतिक महत्व को भी समझें। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारा अस्तित्व है। हम बताइए अच्छी अंग्रेजी बोल के अगर अपनी भोजपुरी बोलना भूल गए तो ये कौन सी प्रगति हुई? ये कौन सी प्रगति हुई? और हम इस बात पर गर्व करते हैं कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आते हैं तो वो अपने पूर्वजों के 3 पीढ़ी पहले पूर्वजों द्वारा बोली हुई भाषा में जब यहाँ अपने गांव जाके बात करते हैं तो इस पर हम गर्व करते हैं जी। और हम यहाँ रह के अंग्रेजी में बोलते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई ना। अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूँ, अंग्रेजी से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपनी भाषाओं की कीमत पर हमें अंग्रेजी नहीं आगे बढ़ानी है। हिंदी का विकास होना चाहिए, अपनी भाषाओं का। हिंदी का अर्थ मात्र हिंदी से नहीं, अपनी भारतीय भाषाओं का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप देखेंगे तो वो हर मातृभाषा की बात कर रही है, वो सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही है, क्योंकि जितना मूल मौलिक ज्ञान है वो हमारी परंपराओं में है, हमारी लोक भाषाओं में है, हमारी मातृभाषाओं में। आप याद करिए, आप काशी विश्वनाथ मंदिर की ये जो इमारत है ये कितने हजार वर्ष पुरानी है? काफ़ी। जब ये बनी होगी तो इसको बनाने में, यानी आज अगर आप इस इमारत को बनवाएं किसी जगह, राम मंदिर जहाँ बना है जी, या कोई और इमारत आप लीजिए, तो जिन जगहों पर आज नई इमारत बन रही हैं वहाँ पर दसियों सिविल के इंजीनियर, दसियों आर्किटेक्ट के प्लानर, दसियों एमसीपी, जियोग्राफी, जूलॉजी, आर्किटेक्चर, केमिकल, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितने विषयों के पढ़े हुए लोग लगते हैं ना, तब कोई इमारत खड़ी होती है जी, होती है ना। अब मैं एक बहुत मासूम सा सवाल सबसे पूछता हूँ कि अच्छा, विश्वनाथ मंदिर जब बना होगा तो ये इंजीनियर कौन थे जो इतना बारीक मंदिर खड़ा किया है, एक एक कोने को आप देखते रह जाएं। वो लोग कौन थे? क्या वो अनपढ़ थे? जिन लोगों ने इसने बनाया था क्या वे अनपढ़ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो वो लोग कौन सी भाषा में पढ़ते थे? अपनी भाषा में, जो सामान्य बोलचाल उनकी रही होगी। बिल्कुल अपनी भाषा थी, यानी कि उस समय का हमारा पुस्तक विज्ञान या पारंपरिक रूप से विज्ञान इतना एक से दूसरे को जाता रहा होगा, या कोई ना कोई अभिलेख रहे होंगे जिनसे पढ़ के बनती होंगी चीज़ें, कुछ तो होगा। ये शोध का विषय होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राजू रावत जी, और लगातार हम इस प्रोग्राम को एक बात और जोड़ूं, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारी भाषाओं में जिनमें ज्ञान है उस पर काम कम हो रहा है। हम मात्र अंग्रेजी में उपलब्ध ज्ञान को ही पिष्ट पेषण करते हैं और उसको शोध का नाम दे देते हैं। मूल शोध करना है तो आप अपनी मूल परंपरा की ओर लौटिए, अपनी विरासत की ओर लौटिए। जैसे कि मैंने यही एक बात आपको रखी कि आप लौटिए कि जब ये विश्वनाथ मंदिर बना होगा तो कैसे बना, इसका शोध करिए ना, कैसे बना था। इतना
सूक्ष्म दर्शन, इतना सूक्ष्म गणनाएं कैसे हुई होंगी, कौन से पदार्थ लिए गए होंगे, कैसे उनका वो मिश्रण तैयार किया गया होगा, कैसे आज तो आपके पास लोहे के बहुत से जो है संरचना होती हैं, आप रातों रात खड़ी करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं और आप खड़ा करके बनाते हैं। कौन सी उस समय की ऐसी यांत्रिक व्यवस्था थी जो कि इतने बड़े मंदिर तो खड़ा कर पाई। ये गंभीर और तार्किक बात है। बस इतना सा समझना है, मेरा कोई विरोध नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राजीव कुमार रावत जी, और लगातार हम इनकी कवरेज बने हुए हैं देश की बात के लिए। राजीव कुमार रावत सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।